हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन मिक्सचर्स एंड मीडिया, ये एक बड़ा बढ़िया लेक्चर है। टोटल लेंथ है लेक्चर की तकरीबन पौने 2 घंटे के आसपास, मतलब 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास का लेक्चर है ये। तो ये लेक्चर 2 पार्ट्स में है। इसका पार्ट 1 हम लोग आज डिलीवर कर रहे हैं और पार्ट 2 जो है हम लोग कल शाम के टाइम डिलीवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जो डाइल्यूशन की कैलकुलेशंस आती हैं। याद है एग्जाम में कई बार कैलकुलेशन आती है कि अगर इतना परसेंट का सोल्यूशन है तो इतना परसेंट बनाने के लिए हमें कितना ml लेना पड़ेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस, मोलरिटी वाले क्वेश्चंस कि अगर ये कंसंट्रेशन दी गई है इतने ग्राम है 100 ml के अंदर तो कितने मोल्स अवेलेबल हैं, क्या मोलरिटी है, नॉर्मलिटी। और याद है जो परसेंटेज सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें W/V या V/V मतलब वेट पर वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम पर वॉल्यूम वाले जो सोल्यूशंस होते हैं, तो ये कैलकुलेशन बहुत काम आएंगे आपके, ना सिर्फ आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर जो दूसरे, ना सिर्फ आने वाले एग्जाम्स के अंदर, बल्कि जब आप आगे अपने क्लासेस करेंगे या फिर आप कोई कोर्स करेंगे तो उस दौरान भी ये कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत हैंडी होंगी। इंडीड अगर आप किसी लैब को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं तो लैब में भी जो आप रूटीन कैलकुलेशन करते हो उसमें यहाँ से सीखी गई कैलकुलेशन आपकी लाइफ को काफ़ी आसान कर देंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर का पार्ट 1। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम बता रहा है सॉल्यूशन मिक्सचर्स एंड मीडिया। बेसिकली ऐसा तो नहीं कि हम लोग बैक्टीरिया के मीडियम तैयार करने वाले हों कल्चर के लिए या फिर एनिमल टिश्यू कल्चर के मीडियम तैयार करने वाले हैं, बट यहाँ हम लोग कुछ ऐसे कैलकुलेशन करने वाले हैं जो इन सब स्टोरीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रेटी श्योर कि इनमें से एक दो कैलकुलेशन ऐसी भी होंगी जिनसे तुम बचपन से डरते हुए आ रहे हो और हो सकता है कि आज वो जो डर है वो ख़त्म हो जाए या फिर बढ़ जाए। इट डिपेंड्स कि आप शुरू से लेके आखिर तक कितना साथ में रहते हो। बीच बीच में क्वेश्चंस भी आएंगे, तो लाइव में जहां आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबके लिए नहीं बट कुछ क्वेश्चनों के लिए, तो जब आपके पास ये लेक्चर आएगा रिकॉर्डेड वर्जन में, तो जिस टाइम आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन होगा आप पॉज कर लोगे वीडियो को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाओगे जहां उसका सॉल्यूशन दे रखा है। मैथमेटिक्स में नो डाउट जितना हाथ चलाओगे उतना काम तुम्हारा बढ़िया होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है तुमसे कि तुम्हारे पास इस टाइम एक कॉपी पेन होना चाहिए, तुम्हारे मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन होना चाहिए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कैलकुलेशंस कर सको। पहला काम है इंट्रोडक्शन का। चाहे हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें या एंजाइम की, मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फंक्शन एट देयर ऑप्टिमम ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर आप कभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पाओगे कि भाई साइटोप्लाज्म की पीएच इतनी होनी चाहिए, डैश आयन इतने होने चाहिए, दूसरे आयन इतने होने चाहिए। हर चीज़ की कंडीशन डिफाइन होती है, इसलिए हम लोग सिर्फ पानी में रख करके रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर इन विट्रो कंडीशन में हम कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट भी कराना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें इन विट्रो में भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें वो काम करेगा। पीएच को लेकर ये बात कर रहा हूँ मैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी आयन कंसंट्रेशन को लेकर ही बात कर रहा हूँ। इसलिए लैब्स में जब हम लोग आर्टिफिशियली कोई काम करना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको वही एनवायरनमेंट दें जो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल है। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल के एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन पाई जाती है वो कंसंट्रेशन हम कैसे मेंटेन करें टेस्ट ट्यूब में, और उन्हीं कंसंट्रेशन के गेम की सारी कहानी यहाँ पर है। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो पीसीआर की रिएक्शन भी नहीं हो सकती। एक सिंपल सी पीसीआर की रिएक्शन में भी जो भी कंपोनेंट है वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में चाहिए होती हैं और हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि भाई वो कैसे काम करेंगे। तो चाहे हमें सेल को ग्रो करना हो कल्चर मीडियम में, या फिर सीक्वेंस करना हो क्लोन डीएनए के फ्रेगमेंट को, या फिर किसी एंजाइम की एक्टिविटी को चेक करना हो, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या फेलियर होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने रिएक्शन कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। इसके लिए हमें आना चाहिए कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें और कैसे हम उसे अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये एक सिंपल सा कह लो कि प्रोटोकॉल है कॉकटेल बनाने की पीसीआर रिएक्शन के लिए। टेम्पलेट का डीएनए 40 नैनोग्राम 1 माइक्रोलीटर, प्राइमर 5 पिकोमोल
1 माइक्रोलीटर ईच फॉरवर्ड और रिवर्स। DNTPs 2 मिलीमोलर, ये 1 माइक्रोलीटर चाहिए। टैग बफर ए 10x का, ये 5 माइक्रोलीटर चाहिए। MgCl2 0.5 माइक्रोलीटर। टैक DNA पॉलीमरेज 3 यूनिट पर माइक्रोलीटर, ये 1 माइक्रोलीटर चाहिए। स्टिल वाटर 19.5 माइक्रोलीटर और टोटल वॉल्यूम है 25 माइक्रोलीटर रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ जिन बातों पर ध्यान देना है जो अनयूजुअल कंसंट्रेशंस हैं, जैसे कुछ तो है क्वांटिटीज़। क्वांटिटी है जैसे कि माइक्रोलीटर, क्वांटिटी है जैसे कि यूनिट। इसके अलावा एक्स, ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है कि जो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए होती है उसका 10x है, 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड। सिमिलरली मेरे पास मिलीमोल और पिकोमोल भी हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग इन रिएक्शंस को करना चाहेंगे या ये सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये हम बनाते कैसे हैं। और बेसिकली आज का जो डिज़ाइन है लेक्चर का, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं सब बातों के ऊपर है। तो जो पहला पार्ट है वो है कैलकुलेटिंग डाइल्यूशन, एक जर्नल अप्रोच। जब हमें डाइल्यूशंस कैलकुलेट करने हो, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं, ये लेक्चर बहुत सिंपल से शुरू होते हैं और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल इतना कि हो सकता है आपको पहले से पता हो, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ कॉम्प्लिकेट ना हो। तो सबसे पहला पार्ट है कैलकुलेटिंग डाइल्यूशंस, और इसकी जर्नल अप्रोच क्या है हमारी। कंसंट्रेशन का डिफाइन करना होता है कि किसी वॉल्यूम के अंदर कोई चीज़ कितने अमाउंट में है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना अमाउंट अवेलेबल है, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ज़्यादातर लैब्स के अंदर हम लोग कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखते हैं कॉमन रिएजेंट के। जैसे अभी हमने PCR में देखा कि हमें कुछ पिकोमोल्स में चाहिए या फिर कुछ मिलीमोल्स में चाहिए, तो हम हर चीज़ इमीडिएटली रिएक्शन से पहले पिकोमोल में तैयार करेंगे या मिलीमोल में तैयार करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले होते हैं और फिर उन्हें डाइल्यूट करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन मिल सके। लैब में पाए जाने वाले सबसे कॉमन स्टॉक सॉल्यूशंस में से एक है 1 मोलर का ट्रिस pH 8 वाला, या फिर 500 मिलीमोलर का EDTA, या फिर 20% का सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, या फिर 1 मोलर MgCl2। जहां हमें कुछ चीज़ मोलरिटी में दिखाई देनी है, जैसे कि 1 मोलर ट्रिस, 500 मिलीमोलर EDTA, 1 मोलर MgCl2, तो कोई चीज़ हमें परसेंटेज में भी दिखाई दे, जैसे कि 20% सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये सारे रीजेंट्स वो हैं जो हमें प्रोटीन के जाइल चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अक्सर हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखते हैं अपनी लैब के अंदर, ताकि एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जरा सी देर के अंदर हम वर्किंग कंसंट्रेशन तैयार कर सकें। A specific volume of a stock solution in a particular concentration can be added to a buffer और a reagent mixture, ताकि हमें वो कंपोनेंट उस कंसंट्रेशन में मिल सके जिस कंसंट्रेशन में हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है 95% इथेनॉल का, कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ 70% इथेनॉल, तो हम इसी से 70% इथेनॉल तैयार कर सकते हैं। सिंस अ हायर परसेंट सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड इज बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर लोअर परसेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ डाइल्यूशन ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। आमतौर पे स्टॉक्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, हमें वर्किंग कंसंट्रेशन बनाने के लिए उनको डाइल्यूट करना पड़ता है, मतलब उनमें कुछ हमें लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि पानी। इंडियड कभी हो सकता है कि आपने कहीं अपने शहर में आते जाते कहीं सोडा पानी पिया हो। सोडा पानी खास तौर से वो जो बनाते हैं लोग बाग, एक तो होता है बोतल बंद आता है, दूसरा कुछ दुकानदार होते हैं जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड के टैंक्स होते हैं, उनके पास कुछ रंग बिरंगे लिक्विड से भरी हुई बोतलें होती हैं, 2 ढक्कन ये डाला, 1 ढक्कन वो डाला, बर्फ़ डाला, और फिर वो बुश 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 जो CO2 था वो डाल दिया और बन गया आपका सोडा सॉल्यूशन। आपने नोटिस नहीं किया होगा, उसमें वो चीनी डाल करके चम्मच से हिलाता नहीं है। हाँ, उसके पास जो रंग बिरंगे बोतल भरी हुई रखी थी, उन्हीं में से कुछ बोतल शुगर के कंसंट्रेटेड स्टॉक्स थे। उसे मालूम है कि 1 गिलास तैयार करने के लिए अप्रोप्रिएट मीठा, उसके लिए उस बोतल में से कितने ढक्कन डालना है। सेम वही काम हम लोग लैब में भी करते हैं, बस ढक्कनों के हिसाब से नहीं करते, हम बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्रिसाइजली करते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन का है
कि जब हमारे पास कोई स्टॉक अवेलेबल हो जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता हो, तो उसका डाइल्यूशन कैसे करें कि हमें डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन मिल जाए। तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि जो साइंटिस्ट है या फिर जो भी रिसर्चर है काम कर रहा है उसका एटीट्यूड क्या है काम करने का, और कौन सा तरीका बढ़िया है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो। अब जैसे कि ये C1V1 इजिकल टू C2V2 सबसे फेमस तरीका है डाइल्यूशन क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए और हम उस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहें, इफ़ यू वर आस्क्ड हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 20% sugar solution will be used to make 2 ml of 5% sucrose, और यहाँ पर C1V1 इज इक्वल टू C2V2 है। देखिए टाइपिंग एरर है एक, ml को जो हम बोलते हैं वो मिलीलीटर ही बोलते हैं और यहाँ मिलीलीटर ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो लिखना चाह रहे थे वो यहाँ पे माइक्रो लीटर लिखना चाह रहे थे। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 20% सक्रोज सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें से कितना माइक्रोलीटर लूँ कि 2 ml 5% सक्रोज सॉल्यूशन बन जाए। और अगर हम इस सिंपल से फार्मूले को अप्लाई करें C1V1 इज इक्वल टू C2V2, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिट कर सकते हैं। 20% V1 का मतलब 20% में से कितना लें वो है V1, और हमें चाहिए 2 ml का मतलब होता है 2000 माइक्रोलीटर 5% में, क्योंकि हमने शुरुआत में मैंने कहा था क्वेश्चन में करेक्शन करनी थी हमें, जहाँ पर ml लिखा हुआ था वहाँ माइक्रोलीटर था, तो ये जो V1 है ये माइक्रोलीटर में निकल के आना है, इसलिए इन्होंने ml को भी माइक्रोलीटर में कन्वर्ट किया। जब भी आपके पास ml है तो आप इस कन्वर्जन फैक्टर के साथ उसे माइक्रोलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। हमेशा इन कैलकुलेशन को करते हुए यूनिट्स सेम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने V1 जो है वो तो ml में दे रखा है और आपने जो यहाँ माइक्रोलीटर डाल रखा है। हर तरफ जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। अब अगर आप इसे सॉल्व कर दो V1 के लिए तो बड़े आराम से 500 माइक्रोलीटर आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, जो बता रहा है कि अगर 20% सक्रोज सॉल्यूशन में से 500 माइक्रोलीटर आप ले लो और फिर उसमें 150 माइक्रोलीटर पानी डाल लो, तो इससे आपको 2 ml 5% का सक्रोज सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये फार्मूला यूनिवर्सल है और बहुत जगह काम आएगा। जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही तरीका हो काम करने का। एक तरीका ये भी है जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें स्टार्टिंग कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, अननोन वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, और हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन, हमें इस फार्मूले में इस तरीके से वैल्यू रखनी पड़ती है। अब जैसे कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपके पास 20% थी, कन्वर्जन फैक्टर ml और माइक्रोलीटर का 1 ml अपॉन 1000 माइक्रोलीटर है, और आपको अननोन वॉल्यूम आपको पता नहीं है इसलिए x माइक्रोलीटर, और फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए 2। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर 5 निकल के आएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इस्तेमाल करो या फिर आप इस मेथड का इस्तेमाल करो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिजल्ट हमारा करेक्ट आना चाहिए और यही अल्टीमेट काम भी आएगा। कंसंट्रेशन बाय फैक्टर ऑफ x। अभी तो हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज दे रखी हो तो परसेंटेज को हम लोग कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का इस्तेमाल करके। मेरी सलाह हमेशा यह है कि किसी एक काम को करने के लिए एक ही मेथड अप्लाई करना जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप दोनों मेथड को ट्राई करो, उसमें से जो आपको लगता हो सूटेबल है आपके लिए आप उसको फॉलो करोगे। जैसे कि मेरे मामले में मैं इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, मेरा एक कॉमन मेथड है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स स्टैंडर्ड वर्किंग कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर मुझे जो भी कंसंट्रेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 20% कंसंट्रेशन रिएक्शन के अंदर, कि जो कोई मेरा रिएजेंट है वो 20% कंसंट्रेशन में काम करेगा। अब मुझे इसका स्टॉक तैयार करना है, तो उसके स्टॉक को तैयार करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि बजाय इसको परसेंटेज में दिखाने के मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो इसे
5x सॉल्यूशन बनाऊंगा, स्टॉक सॉल्यूशन। 5x का मतलब है इस परसेंटेज का 5 गुना ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर रियली में ये 100% है। ये परसेंटेज वाली कहानी भी हम लोग अभी देखेंगे कि परसेंटेज कैसे डिफाइन करते हैं, बट पॉइंट ये फिलहाल, जैसे लैब में काफ़ी सारे बफर्स, एग्रोज, एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोग आमतौर पे इन्हें 10 फोल्ड बना के रखते हैं, 10x। फ़ायदा ये है, अब ये भी याद आया यार जेल भी चलाना था एक, तो आप भाग के जाओ अपनी बोतल उठाओ बफर की 10x की। 10x का मतलब ये है कि आपको इसे 10 टाइम्स डाइल्यूट करना होगा काम लेने के लिए। जो काम लेने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए उसके 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो आपको ये पता है कि आसान है कैलकुलेशन, 1 ml इसमें से लो, 9 ml पानी लो, और ये आपकी स्टैंडर्ड रनिंग कंसंट्रेशन में आ गया। तो इसलिए जनरली हम लोग जब कभी स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हम कंसंट्रेशंस ऐसी बना के रखेंगे जिनको डाइल्यूट करने के लिए कम से कम कैलकुलेशन करने का इस्तेमाल करना पड़े। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग 10x के बफर बना के रखते हैं। अब टू प्रिपेयर अ 1x वर्किंग सॉल्यूशन, अ डाइल्यूशन ऑफ द मोर कंसंट्रेटेड 10 stock is performed in water to achieve the desired volume. For example, tris, borate, EDTA। देखिए यहाँ बहुत सारे रिजेंट्स के नाम भी आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक को डिफाइन भी कर सकूँ कि वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आप भी याद रखोगे। ट्रिस, बोरेट, EDTA, शॉर्ट फॉर्म है इसकी TBE। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए जो हम पानी भरते हैं वो पानी नहीं होता, उस पानी में ट्रिस, बोरेट और EDTA, ये 3 केमिकल्स को हमने डाला हुआ है अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में। हर एक की अपनी मोलरिटी है, बट अभी हम मोलरिटी की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमने जो भी मोलरिटी ली थी उसके हिसाब से हमने 10x TBE सॉल्यूशन बना रखा है, और अब मुझे जेल चलाना है, और जेल चलाने के लिए मुझे 1x चाहिए। जेल को टैंक को भरने के लिए मुझे 1 लीटर बनाना है सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली 100 ml ले लूँगा 10x सॉल्यूशन से, और 900 ml ले लूँगा डिस्टिल वाटर, और इन दोनों को मिला के बोल दूंगा ये बन गया 1x। भाई 10x को 1x करने के लिए 10 टाइम्स डाइल्यूट करना है, बहुत सिंपल है। और डाइल्यूट करने के बाद में हम उसे टैंक में भर देंगे, अपना जेल रखेंगे उसके अंदर, सैंपल लोड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को किसी सॉल्यूशन में से गुजरने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, एप्रोप्रिएट आयंस। ना कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, और आई होप आप जानते भी होंगे कि जब कभी किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो करंट है वो वहीं पर अपनी एनर्जी डंप करना शुरू कर देगा, नतीजा सिस्टम हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने कभी जेल चलाए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि जेल चलाते हुए जेल का बफर गर्म हो जाता है, वो गर्म होने के कारण है रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली मूव कर सके इसलिए हमें एक लिक्विड एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें जेल डूबा हुआ होता है। तो बिजली उस लिक्विड एनवायरनमेंट में गुजर रही है, गुजरेगी इसलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रिस, बोरेट और EDTA पड़े हुए हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम करना चाहें फार्मूले के हिसाब से, तो भाई 10x मेरे पास बफर है, अब मैं कितना ml लूँ 1000 ml बनाने के लिए कि ये 1x बफर बन जाए। सही मायने में देखो तो जो हमने पीछे वाली इक्वेशन थी उसी का इस्तेमाल किया है, और इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे n के लिए, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि भाई हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जैसे कि इस जगह आ गया हमारे पास n = 100, यानी कि 10x में से अगर मैं 100 ml ले लूँ और उसमें 900 ml पानी मिला लूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। कोई इशू यहाँ तक? अब एक बात ध्यान रखनी है, देखिए अक्सर हम लोग जब भी कभी फार्मूलों को डील करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास m/n = z/y रखा हुआ है, ये कैलकुलेशंस हमें बहुत डराती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं कि हम चाहें तो n को यहाँ ले जा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर y को यहाँ ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा लंबा मेथड बट सिंपल है
कि आप इन सब की बजाय आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर आपको नीचे वालों से डर लगता है और आपको उन्हें गायब करना है, तो आप कैलकुलेशन में ऐसे गेम खेलो जैसे कि अगर मुझे वाई काटना है तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो, तो वाई वाई कट गया। और अगर मुझे एन काटना है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो एन एन, तो ये एन कट गया। अब रिजल्ट में क्या मिला, वाई मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय एन। होना तो वही है जो हमने पहले भी किया था, लेकिन एक सिंपल सा तरीका ये भी है, और इसलिए हम लोग इस रूल को लेके आ रहे हैं कि जब भी कभी हम लोग ये काम करेंगे, जैसे अगर मुझे कुछ भी कैलकुलेशंस के अंदर कोई चीज़ गायब करनी है, तो मैं दोनों साइड उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये 1000 गायब करना था, तो मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो नतीजा मेरे पास जो बचा वो 10xn इज इक्वल टू 1x मल्टीप्लाई बाय 1000। ये सिंप्लीफाई करने के लिए होता है ताकि हर स्टेप को हम डिफाइन कर सकें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है और अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है, तो इस 10 को गायब करने के लिए हमने दोनों को डिवाइड कर दिया है 10 से। जब भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड को नहीं करते। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास 1000/10 की वैल्यू हो गई, x से x कट गया, x से s कट गया, तो से मायने में ये n इज इक्वल टू 1000/10 है। अब आप फर्दर सॉल्व कर दोगे इसको, तो आपके पास n इज इक्वल टू 100 आ जाने वाला है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते करते, जिनको नहीं भी आता है, आप तब भी इन पे हाथ साफ कर सकते हो अपना। बट शुरुआत करने के लिए हर स्टेप को अगर आप समझ सकते हो, जो कि यहाँ एक्सप्लेन भी है, तो हमारे पास रीजंस होते हैं काम करने के। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब कभी कोई अलग हटके कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसे भी सॉल्व कर पाते हैं। चलिए खैर, क्वेश्चन आपके सामने ये है 2.1। हाउ इज़ 640 ml of 0.5x buffer prepared from 8x stock। अगर आप फार्मूला चाहिए तो मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ताकि आप फार्मूले को अपनी कॉपी पर लिख लो और फिर अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लो। लिख लिया? यस सर। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपने 8x बफर लिया। वी वांट टू नो हाउ मेनी ml ऑफ द 8x बफर शुड बी इन फाइनल वॉल्यूम ऑफ 640 ml टू गिव एज अ बफर हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5। फाइनल कंसंट्रेशन थी 0.5, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 8x बफर। 640 ml मुझे बनाना है, और कितने मुझे चाहिए मैंने वो निकालना था। आप चाहो सिंगल स्टेप में सॉल्व करो, चाहे आप आराम से जैसे आप करना चाहो, बस ये है कि टर्म से खेलना कैसे है। देन प्रिपेयरिंग परसेंट सॉल्यूशन। अब यहाँ बहुत सावधान होने की जरूरत है। मैंने पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पीएचडी के लास्ट ईयर में भी होते हैं, मतलब सही मायने में साइंटिस्ट बनने वाले हैं, उन्हें भी बड़े कन्फ्यूज़न है। और केवल अपने यहाँ की बात नहीं, ये ग्लोबल इशू है इसको लेकर के, परसेंट सॉल्यूशन को। तो अब इसको बहुत ध्यान से रखना, कभी भूलना मत। परसेंट बाय डेफिनेशन मीन्स पर 100, हमेशा ये रूल है। परसेंटेज हमेशा पर 100 होगी। अगर आपसे 12% कहा गया है तो इसका मतलब है 12 पर 100, यानी कि 12 आउट ऑफ एवरी 100। 12% को हम लोग डेसिमल में 0.12 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि डेसिमल की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद ही परसेंटेज मिलता है फ्रैक्शन में। इसलिए आप 0.12 कहो अकेला या फिर 12% कहो, दोनों सेम है। 0.12 में परसेंट नहीं लगाओगे। डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूट्स इनिशियल फिजिकल स्टेट,
जिनको आप घोलना चाहते हो उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। देखिए, जिसमें आप घोलते हो, जैसे सपोज नमक पानी में घोलना है, तो जो घुलने वाली चीज़ है वो है नमक, और जो घोलेगा वो है पानी। जो घुलता है उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो घोलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जब दोनों घुल जाते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूट है जो घुलेगा। घुलने वाले की शुरुआत में फिजिकल स्टेट क्या है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट पर वॉल्यूम, जैसे हम परसेंट W/V बोलते हैं। कभी भी कहीं भी आपको लिखा हुआ है कि ये W/V है, मतलब जिस चीज़ में आप घोलोगे वो लिक्विड है, और जिसे आप घोलना चाहते हो वो सॉलिड है जिसको आप वेट में तोलोगे। लिक्विड को आप आमतौर पे वॉल्यूम में नापते हो, लीटर ml, और सॉलिड को आप वजन करते हो, आप उसकी वॉल्यूम नहीं करते, जैसे ग्राम्स मिलीग्राम्स। और अगर वो लिक्विड था तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम बोलोगे। तो एक तो इन टर्म्स का ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है कि परसेंट सॉल्यूशंस हमेशा पार्ट ऑफ 100 होते हैं। जैसे कल अगर कोई ये बोल दे कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए मुझे 10% का, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है लोगों में। लोग कहते हैं कि जी 1 लीटर में 10 ग्राम डालेंगे हम लोग, चीज़ गलत है ये। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो फिर ये 10 ग्राम, ये 100 का पार्ट कैसे हुआ? ये तो 1000 का पार्ट हुआ ना। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी बात आएगी तो 10% का मतलब है, जैसे 100 ml में 10 ग्राम, तो फिर अगर मुझे वो 1 लीटर में बनाना है तो फिर ये 10 नहीं, फिर ये 100 ग्राम होगा। ये जरा सी बातें एक्सपेरिमेंट पर असर डालती हैं। जो कोई रिएजेंट आपको 10% में चाहिए, अगर आपने उसे 1% बना दिया अपनी इस कैलकुलेशन की वजह से, तो फिर वो रिएजेंट काम नहीं करेगा। A percentage in weight per volume refer to the weight of solutes in gram in total of 100 ml of solution। हमेशा जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम सॉल्यूशन को 100 ml ही लेके चलेंगे। अगर वो लीटर में दे रखा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेबोरेटरी, इनके पास स्टॉक सॉल्यूशन रहता है, जैसे ग्लूकोज का 20% WYV ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में कल्चर तैयार कर रहे होते हैं, MSc BSc में तो इतने बड़े इशू नहीं होते, क्योंकि साल में एक बार किसी एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमने कल्चर मीडियम बना दिया। लेकिन जिन लैब्स में हर रोज़ कल्चर मीडियम बनता हो, वो हर रोज़ नए सिरे से मीडियम बना के नहीं रखते। कुछ शाने लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही मीडियम बड़ी कंसंट्रेशन बना के रख लेते हैं, उसे ऑटोक्लेव कर लेते हैं, और फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते रहते हैं। अब जैसे ग्लूकोज को हर बार वजन करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि भाई एक ही बार उन्होंने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, 20% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 100 ml सॉल्यूशन तैयार किया है टोटल, और उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डाला है। फिर बाद में उसको डाइल्यूट करते रहेंगे जैसा करना है। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं हम लोग के लैब में एक्सपेरिमेंट को आसान बनाने के लिए, बट ये कैलकुलेशंस इजीली एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिन किसी भी एग्जाम्स के थ्रू आप किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो वो जानना चाहते हैं कि आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आती है या नहीं। कोई नहीं चाहता आपको वहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन सिखाना कि पहले ये कैलकुलेशन सीखोगे और फिर तुम जाकर अपनी रिसर्च करोगे। सब लोग चाहते हैं कम से कम आपको ये चीज़ें आती हों, इसीलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। और ये बात याद रखना कि मैं ये बात क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये जस्ट फॉर एग्जाम के लिए नहीं है। आज के बाद लाइफ में जब भी आप कभी वेट लैब में जाओगे, किसी भी लैब में जहाँ आप काम करोगे, आपके ये फाउंडेशन है, ये फंडामेंटल है। और ये फंडामेंटल ज़्यादातर रिसर्च करने वाले बच्चों के बिगड़े हुए होते हैं। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम 2.2 में कुछ सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे 100 ml बनाना है 40% पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल,
PEG 8000 का। 47 ml बनाना है 7% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 200 ml बनाना है 95% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल का। आप पहले इनको कैलकुलेट कर लो, फिर मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ कि इन्हें हम बनाते क्यों हैं। चलिए पहले तो इनकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन मुझे पता नहीं कि आप लोग को आइडिया है या नहीं। जैसे कभी आपने एल्केन्स पढ़े हो, हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चैन। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक वो जो क्लोज रिंग्ड होते हैं और एक वो जो ओपन चैन होते हैं। जो क्लोज रिंग्ड हैं उन्हें हम लोग आमतौर पर एरोमेटिक में काउंट करते हैं और उसे इंडियन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक अलग पार्ट में पढ़ते हैं। जो स्ट्रेट चैन या ओपन चैन है, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे स्ट्रेट ना हो, लेकिन ओपन हो, रिंग ना हो उनके अंदर आमतौर पे, उन्हें हम लोग कंसिडर करते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक जिनमें सभी कार्बन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड के अलावा कार्बन्स के बीच में कोई और बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा जिनमें कार्बन्स में ज़्यादातर बॉन्ड्स लगभग सिंगल ही होते हैं, बट कोई 1-2 जगह पर डबल बॉन्ड हो सकता है। तीसरे कार्बन में सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है और किसी एक आध जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसके बेस पर हम इन्हें बोलते थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में जो ये एन वर्ड था, ANE, ये इंडिकेट करता था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। सैचुरेटेड उन्हें बोलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। जिनके लास्ट में हम ईन लगा दें, ये वो हैं जिनमें डबल बॉन्ड अवेलेबल है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो इन्हें अनसैचुरेट कहते हैं। एक आध जगह पर जहाँ भी डबल बॉन्ड है, क्योंकि उस जगह पर हाइड्रोजन और डालना चाहें तो डल सकता है। और आइंस, ये वो थे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये ईन है पॉली इथाइलिन, लेकिन जब ये पॉलीमर की फॉर्म में आता है तब इसका ईन वाला जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो सच्चे छोड़ चुका होता है और यहाँ ग्लाइकोल है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है और ये एक पॉलीमर है, POLY। जहाँ कहीं पॉली लगा होगा तो पॉलीमर है। और जो ये लिखा होता है सबसे आगे उसके, ये उसके मॉलिक्यूलर वेट है 8000 डाल्टन। तो आमतौर पे जब हम लोग इनकी बात करेंगे जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसका मतलब है कार्बन। कार्बन, इथाइलिन में कितने कार्बन होते हैं? 2 या 3? इथेन में, इथेन, इथीन, जो भी कहना चाहो, सर 2। 2 कार्बन। अगर कभी भूल भी जाओ तो इथेनॉल से याद रखो। एथ जो है, एथ वर्ड, ये 2 कार्बन के लिए है और उसमें एक ऑक्सीजन और निकला होता है और फर्दर ये आगे जुड़े हुए हैं, बट ये कितने जुड़े होंगे ये यूनिट्स, इस पर डिपेंड करेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जब ये छोटी सी यूनिट है तब इसे पॉलीमर नहीं बोल सकते आप, लेकिन जब आप पॉलीइथाइलिन बोलते तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर ग्लाइकोल है तो इसमें बीच में ऑक्सीजन भी है। अगर ये ऑक्सीजन ना होता तो ये पॉलीइथाइलिन होता, जिसे आप कई बार पॉलीथीन के रूप में भी जानते हो। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब रिफाइन कर रहे होते हैं तो उसी से निकले हुए मॉलिक्यूल्स को फर्दर मॉडिफाई करके बनाया जाता है इसको। तो एक्चुअली में ये बहुत लंबे लंबे फाइबर्स हैं, बहुत लंबे लंबे फाइबर्स। जितना बड़ा नंबर होगा उतना फाइबर का साइज़ लंबा होगा। आमतौर पे जब किसी सॉल्यूशंस में प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी हाई कंसंट्रेशन में पैक तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ तुम्हें दिख भी रहा है 40%। 40% का मतलब क्या है? 100 ml में 40 ग्राम। आपने अभी तक इसको शायद छुआ नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपनी लैब में रूटीनली ये काम करते हैं वायरस को प्रेसिपिटेट करने के लिए कि हम ये 40% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG हम 8000 की जगह पे 4000 मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार होता है और उसे बाद में हम सोडियम क्लोराइड से सैचुरेट भी करते हैं। देखिए, अगर प्रोटीन के एनवायरनमेंट में से आप पानी गायब कर दो तो प्रोटीन्स फाइबर पर चिपक जाएंगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पे। तो एक्चुअली में जब ये फाइबर हम लोग डालते हैं तो जो सॉल्यूशन में प्रोटीन पड़े होते हैं वो यहाँ चिपक जाते हैं और अगर कहीं पर पानी का कोई मॉलिक्यूल रह गया तो ये प्रोटीन नहीं चिपकेंगे। इसलिए यहाँ बहुत सारा सोडियम क्लोराइड डाला जाता है ताकि सोडियम पानी के मॉलिक्यूल को एंगेज कर ले। तो कहने के तो वो लिक्विड ही होता है,
लेकिन वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है किसी मॉलिक्यूल को एंटर करने के लिए, और ऐसे में बड़े आराम से प्रोटीन्स इन फाइबर के साथ चिपक करके बड़ी सिंपल नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल स्पीड पे 4000 जी इतनी स्पीड पे ही सेटल कर जाएंगे। प्रोटीन प्यूरिफाई करना आसान होता है, हालांकि बाद में हमें इन सबको रिमूव भी करना पड़ता है, बट पॉलीथाइन ग्लाइकोल प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने में इस्तेमाल करते हैं। जब मैं 7% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो 7% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं है। जो समुद्र का पानी है आपको ये पता होना चाहिए, और आप ये पता करोगे अपने होमवर्क के रूप में। नॉर्मल सी वाटर में कितना % सॉल्ट पाया जाता है, फिर आप ये पता करोगे कि दुनिया का सबसे सॉल्टी लेक या फिर सॉल्टी समुद्र कौन सा है और वहाँ कितना % सॉल्यूशन है, तो आप ये जानोगे कि 7% बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ये इंडिड हमारी फिजियोलॉजी में भी है। कभी अगर आपकी उंगली में खून निकला हो और आपने अपनी उंगली को चाटने की कोशिश की हो, कई बार ऐसा करते हैं कि नाखून काटते काटते खाल काट ले, खून निकला और खून आपने टेस्ट किया है अपना, तो आप जानते हैं आपका खून नमकीन है, क्योंकि उस खून के अंदर भी कुछ ऐसी ही कंसंट्रेशन है। फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लायक सॉल्ट क्रिएट करने के लिए आमतौर पर 7% का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था वो सैचुरेट होता है। सैचुरेट का मतलब होता है पानी में नमक घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ जब तक कि नमक घुलना बंद ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी में जितनी भी स्पेस है, जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, सब सोडियम क्लोराइड से एंगेज्ड हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो आपने नमक डाला, चम्मच से घोला, नमक घुल गया, फिर आपने उसमें और चम्मच डाली नमक की, घुल गया। जैसे जैसे आप नमक बढ़ाते जाओगे नमक घुलता जाएगा, बट ज़्यादा देर बाद टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपका नमक नहीं घुल रहा है ढंग से तो आप थोड़ा सा गर्म कर लो पानी को, वो फिर भी घुल जाएगा। बट फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप नमक डाल करके कुछ भी कर लो और नमक घुलने वाला नहीं है। और अगर आपने उसको बॉयल किया तो बॉयल करने के बाद में हो सकता है आपको उस टाइम दिखाई दे घुला हुआ, लेकिन जैसे वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आएगा, वो जो ऐसा नमक था जो फालतू हो गया वो घुल नहीं पाने का। उस केस में बोलते हैं हमने सैचुरेट कर दिया सॉल्यूशन को नमक से। सैचुरेट करने का मतलब है पूरा ठूस दिया जितना हम ठूस सकते हैं। देखो, नमक की थैली ज़्यादा महंगी नहीं आती, सस्ता वाला नमक लेके आना और 1 गिलास पानी में ये एक्सपेरिमेंट खुद करना, तो आपको समझ में आएगा कि सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये सैचुरेट नहीं है। 20 ml 95% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ये हम लोग लैब में बना के रखते हैं स्टॉक सॉल्यूशन के रूप में, ताकि जब कभी हमें 70% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाना हो। क्योंकि अच्छी लैब प्रैक्टिस ये कहती हैं कि जिस दिन आप अपनी लैब में जाओ काम करने के लिए सुबह सुबह, जो कि आप हर रोज़ जाओगे एक दिन, मॉर्निंग में जाने के बाद पहला काम ये होना चाहिए कि 70% इथेनॉल सॉल्यूशन से अपनी वर्किंग डेस्क को साफ़ करो, ताकि अगर रात में वहाँ कुछ माइक्रोब्स वगैरह आगे सेटल हो गए तो वो क्लियर हो जाए। आपकी बेंच हमेशा क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी बेंच पर कभी कुछ गिर जाए तो 70% इथेनॉल सॉल्यूशन साफ़ करो, और जब आपका शाम को काम खत्म हो जाए सब चीज़ों को वापस अपनी जगह रख करके दोबारा से बेंच को 70% इथेनॉल सॉल्यूशन साफ़ करो। ये अच्छी लैब प्रैक्टिस में माना जाता है। कभी अपनी लैब के ऊपर गंदगी छोड़ के मत आओ जहाँ आप काम करते हो। तो ये रूटीन लैब में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशंस हैं जो आपने अभी कैलकुलेट भी किए। इंडिड नो डाउट जो पहला वाला एग्जाम्पल था सबसे सिंपल था, जहाँ पे आपने बड़े आराम से निकाल लिया कि आपको 40 ग्राम PEG 800 चाहिए। दूसरे वाले के अंदर आपको 7% ऑफ 47 चाहिए। तो पहले तो आपने 7% के हिसाब से निकाल लिया कि भाई 7% डेसिमल वैल्यू में कितना बैठ रहा है, और फिर डेसिमल वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 47 के साथ में, तो आपको मालूम पड़ गया कि 3.29 चाहिए। डेसिमल वैल्यू में हमने ऐसे इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हमारे पास 100 ml नहीं था, हमारी वैल्यू कम थी। तो एक तरीका ये भी करने का, 95% सॉल्यूशन ऑफ 200 ml करना है आपको, तो इसमें आपको 100 ml नहीं दे रखा था, वैल्यू बड़ी थी, तो आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 200 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपको मालूम पड़ गया कि 190 आप इथेनॉल लोगे और बचा हुआ 10 ml आप डालोगे पानी को। जब भी कभी आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, एक बात और याद रखनी है। किसी ने आपसे कहा कि 25% सक्रोज सॉल्यूशन तैयार करना है, मान लीजिए 25% सक्रोज सॉल्यूशन, और आपको 200 ml तैयार करना है।
तो कभी भी पानी 200 ml नहीं लोगे। आप क्या करोगे, 25% सक्रोज को लोगे, मतलब 200 ml बनाना है आपको टोटल, तो 100 ml में 25% चाहिए था 25 ग्राम, तो 200 ml के लिए कितना चाहिए आपको, 50 ग्राम सक्रोज। आप जिस भी सिलेंडर के अंदर, जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, आप उसके अंदर इसको डालोगे शुगर को, और अब आप पानी भरना शुरू करोगे इसमें, जब तक कि पानी 200 के ml के मार्क को टच ना कर जाए। अगर आपने 200 ml पानी पहले लिया और फिर आपने ये सक्रोज डाली, तो 50 ग्राम सक्रोज आपके पानी के लेवल को बढ़ा देगा। अब आपका पानी 200 ml नहीं होगा, जो टोटल सॉल्यूशन तैयार होगा, इट विल बी लाइक 240 ml, और 240 ml में 50 ग्राम सक्रोज, ये 25% नहीं है। तो इसलिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए फाइनल वॉल्यूम सेट करनी होती है। तो शुरुआत में आप उतना लिक्विड लो जिसमें आपका जो भी सोल्यूट है ऐड करने के बाद में फाइनल वॉल्यूम को वो ऊपर ना जा सके, और फिर फाइनल वॉल्यूम को पैक करने के लिए आप उसमें लिक्विड ऐड कर दो, जैसे कि पानी। कोई इश्यू यहाँ तक? नो सर। ओके। अब आती है बात डाइल्यूटिंग परसेंट सॉल्यूशंस की। परसेंट सॉल्यूशंस को भी हम बड़े आराम से डाइल्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 30 ml ऑफ 70% इथेनॉल इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ 95% स्टॉक सॉल्यूशन, तो हम ये इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, अगर हमें पता है कि हमें 30 ml 70% इथेनॉल बनाना है और हमारे पास स्टॉक था 95% का, तो 95% अपॉन 100, ये है आपका स्टॉक। शुरुआत में स्टॉक लिखते हैं, आप स्टॉक लिखते हो कि कंसंट्रेशन थी 95%, तो 95% को आप हमेशा 95/100 लिखोगे, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ये सॉल्यूशन है स्टॉक का, इसमें 100 ml में से 95 ml वो है जिसकी आप बात कर रहे हो। फिर आपने 30 ml बनाना है दूसरा सॉल्यूशन, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन बनाओगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए वो आपने सामने लिख रखी है, इक्वल टू के सामने 70% का होना चाहिए। मतलब अगर आपने 100 ml बनाया होता तो उसमें 70 ml होना चाहिए था ये। और फिर आप अपना आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई मुझे कितना ml चाहिए। इसी तरीके को इस्तेमाल करोगे, इसे रीअरेंज करोगे, सॉल्व करोगे x के लिए। बहुत सिंपल इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेट किया है, जैसे कि 95x 3000 और इजिकल टू आपका 70/1000 था। अब उन्होंने पहले हज़ारों कैंसिल आउट करने के लिए वही काम किया जो हम पहले कर रहे थे, दोनों साइड, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो सही मायने में आपने क्या किया, 1000 को उठा के आप यहाँ लिया है, तो आप डायरेक्ट उठा के यहाँ लिया हो या ऐसे करो, वो आपकी इच्छा है, बात तो एक ही निकल के आने वाली है। फिर बाद में आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर 95 को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अगेन 95 को उठा के आप चाहो तो इधर ले जाओ नीचे, या फिर आप दोनों को 95 से डिवाइड कर दो, एक ही बात हो गई, x = 2/2। इसका मतलब ये कि अगर आपको 30 ml बनाना है 70% इथेनॉल, तो आप 22 ml तो ले लो 95% में से, और प्लस 8 ml आप इसमें डिस्टिल वाटर डाल दो। लैब में काम करते हुए हम टैप के पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है इसका, टैप का पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है उसमें, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स रहता है उसमें। सॉल्ट होते हैं उसमें, तो सॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, प्रेसिपिटेशन होता है। चलो, ये आंसर भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं तुम्हें एक ज़्यादा अच्छा आंसर देता हूँ। देखिए, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, आप अपने वहाँ के टैप पानी को पीजिए, फिर आप जहाँ कॉलेज में जाते हैं आप वहाँ के टैप के पानी को पी के देखिए, फिर आप किसी दूसरे शहर में जाएँ तो आप वहाँ पी के देखिए, तो आप पाओगे ये पानी का जो टेस्ट है वो वेरी करता है जगह टू जगह। इंडिया जैसे मैं अगर बात करूँ दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में विदिन 10 किलोमीटर्स की रेंज में पानी का स्वाद ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकता है। यमुना के उस तरफ कुछ और, यमुना के इस तरफ कुछ और। सिमिलरली गाजियाबाद, वहाँ कुछ और। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे है, लेकिन अगर मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अनदेखा करके मैं दूसरी बात करूँ साइंटिफिकली,
तो साइंटिफिकली ये है कि जो वाटर के कंटेंट्स हैं वो जगह टू जगह एंड टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। गर्मियों के दिनों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और। तो बेसिक जो बात है वो है वाटर कंटेंट की। वाटर के अंदर जो सॉल्ट पाए जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह हमें ये बोलना चाहिए कि जब हम टैप वाटर इस्तेमाल करेंगे तो प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न जो कंसंट्रेशन है वहाँ दूसरे आयंस की वो वेरिएबल होगी। अगर ये कंसंट्रेशन सेम होती हर जगह यूनिवर्सल, तो शायद हम लोग इसका इस्तेमाल करते, तब हम अपने एक्सपेरिमेंट को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते। तब हम, अगर मालूम है कि पानी में कैल्शियम इतना मिलता है तो हम बाहर से कैल्शियम ही डाला करते। हम जानते कि पानी के अंदर मैग्नीशियम है तो हम बाहर से मैग्नीशियम नहीं ऐड करते। डिस्टिल वाटर करने से जब हम पानी को एवपोरेट कर रहे होते हैं तो आयंस सॉल्ट के ये पानी के मुकाबले थोड़े से भारी हैं, ये इवेपोरेट होकर उड़ के नहीं आते, इसलिए एक बार डिस्टिलेशन करने पर काफ़ी बड़ी मात्रा में सॉल्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। रेड लाइन को ध्यान रखना, मैंने बोला है एक बार डिस्टिल करने पर पानी के अंदर मौजूद काफ़ी सारे सॉल्ट रिमूव हो जाते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे सॉल्ट रिमूव हो जाते हैं। देखिए, अगर H2O जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 डाल्टन, अगर वेपर के रूप में वो उड़ सकता है, तो सोडियम Na पॉजिटिव जिसका आयनिक वेट है 11 प्लस प्रोटॉन 23, तो ये क्यों नहीं उड़ सकता? जब 18 का उड़ सकता है तो 23 क्यों नहीं उड़ सकता? या फिर 17 वाला क्यों नहीं उड़ सकता? तो इसलिए जब हम वाटर को एपोरेट कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन में, अगर आपने लैब में बैठे हुए डिस्टिलेशन को फास्ट कर दिया, आप तेज़ी से उबाल रहे हो पानी को, तो आपने एनहांस कर दिया सॉल्ट को ही एपोरेट होने में। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो याद है ना, आज आपको एक एक्सपेरिमेंट और करना है कि आप नमक को घोलोगे पानी के अंदर। जब पानी को नमक में घोल लो, अब इस पानी को उबालने के लिए रख देना। जब पानी उबलने लगे तो गैस बंद कर देना और उसको एक लिड से बंद कर देना, जो भी आपका भगोना है। 2-4 मिनट बाद आप पाओगे कि उसके लिड के ऊपर वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स के रूप में अवेलेबल है। फिर उन ड्रॉप को चेक करके बताना कि वो ड्रॉपलेट नमकीन थी या नहीं। हाँ, अगर आप बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत धीमी आंच पे पानी को धीमे धीमे गर्म करोगे तो 15-20 मिनट में वेपर जमेंगी। हाँ, इसको आप टेस्ट करोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो एनीवे, इसलिए हम लोग लैब में अक्सर डबल डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं अच्छे एक्सपेरिमेंट्स में, या फिर मिलीपोर्ट जैसी कंपनियां वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स बनाती हैं जो पानी में से लगभग सारे आयंस गायब कर देते हैं, जिससे पानी की होमोजीनियस क्वालिटी मिलती है, चाहे आप आज लो चाहे आप 10 साल बाद लो, बशर्ते कि आपने उसको मेंटेन रखा हो। इससे कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं बढ़ता जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बदल सके। इफ 25 gram of NaCl are dissolved into a final volume of 500 ml, what is the percentage weight by volume concentration of NaCl in the solution? Solve the question. So 5 grams. Okay. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ अगेन देखिए, इन सॉल्यूशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए भी हर स्टेप डिफाइन है कि हमने क्या किया, कैसे किया, जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशन क्लियर करनी। इन स्टेप्स में यही बात है। तो आप जब इन वीडियोस को कर रहे होगे तो आप हर लाइन को गो थ्रू करोगे और अपने आप जब काट रहे होगे तो आप ये सोचोगे कि आपने क्यों कट किया, क्यों आपने ये रीअरेंज किया। 5 ग्राम खैर। देन question number 2.4, if 8 ml of distilled water is added to 2 ml of 95% ethanol, what is the concentration of the diluted ethanol solution? ये इंटरेस्टिंग है। आपके पास 95% इथेनॉल था 2 ml, उसमें आपने 8 ml डिस्टिल वाटर डाला है, तो फाइनल कंसंट्रेशन इथेनॉल की क्या होगी परसेंटेज में? चलिए देखते हैं। तो
द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 8 ml प्लस 2 ml। हमारे पास पहले से 2 ml था, हमने 8 ml और डाल दिया, तब हमारे पास टोटल ml जो बन गए हैं वो है 10 ml। दिस वॉल्यूम वुड अपीयर एज अ डिनोमिनेटर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। This dilution is the same as if 2 ml of 95% ethanol were added to 8 ml of water. Either way, it is quantity of the 95% ethanol solution that is used to make the dilution. Equation same वैसे की वैसे ही है जैसे कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, बस इस बार ये x मिसिंग है हमारे पास। पहले हमें मालूम होता था कि ये 70% बनाना है, कितना बनाना है, बट हमें नहीं पता कि अभी कितना है। हमारे पास स्टॉक था 95%, हमारे पास टोटल फाइनल वॉल्यूम बनी है 10 ml की, जिसमें से हमने 95 वाले के 2 ml ले रखे हैं, और इसी के बेस पर बस आपने एक्स को अरेंज कर लिया। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में तुम्हें शायद इंपॉर्टेंस दिखाई दे फार्मूले की। जब हम फार्मूले फॉलो नहीं करते तो कंडीशन थोड़ा सा चेंज होने पर हम लोग बिगड़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ फार्मूले में 3 तरह की वैल्यू दे रखी हैं, स्टॉक सॉल्यूशंस, आपका वर्किंग सॉल्यूशन, और आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए स्टॉक की, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब इन 3 पैरामीटर्स में कुछ भी मिसिंग हो तो आप सेम इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। हर बार आपको सेम एक ही मेथड इस्तेमाल करना है और आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को अरेंज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। खैर, 19, how many microliter of 20% SDS are required to bring 1.5 ml of solution to 0.5%? अब एग्जैक्टली सेम फार्मूले का इस्तेमाल करो। आपके पास स्टॉक है 20% SDS का, आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1.5 ml ऑफ सॉल्यूशन, आपको 1.5 ml सॉल्यूशन तैयार करना है और उसी कंसंट्रेशन 0.5% होनी चाहिए। सबसे पहले हमेशा इक्वेशन डिज़ाइन करनी सीखो। किसी भी क्वेश्चन को देख करके आपने इक्वेशन सक्सेसफुली डिज़ाइन कर ली तो फिर केवल सॉल्व करने की बात रहती है। अननोन क्वांटिटी इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है आपकी इक्वेशन में? एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे। वापस आ जाओ उस इक्वेशन के ऊपर। ये इक्वेशन थी आपके पास, ये आपका स्टॉक है। इस केस में कितना स्टॉक है एसडीएस वाले में? 20%। 20%। 20% एसडीएस, 1.5 ml बनाना है 0.5%। तो आपके पास आपके पास 20% अवेलेबल है। आपको 1.5 ml तैयार करना है और आपको कितना चाहिए परसेंटेज आपकी बार? 0.5। 0.5। तो x आपको यहाँ पर है कि आपको स्टॉक की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फार्मूले को यूज़ करना जानते हो, जब तक आप इन वैल्यूज़ के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो गए कि क्या क्या चीज़ है, एक ही चीज़ बार बार घूम के आ रही है, बस अलग अलग तरीके से। जहाँ आपने इसको पकड़ना सीख लिया वहाँ पर आराम से कर लोगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास ये वीडियो कॉल आ जाएगा दोबारा, कल आप बैठ करके हर चीज़ को बारी बारी अपने हाथ से करोगे। अनफॉर्चुनेटली लेक्चर में हम लोग हर चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं कर सकते, बट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या करना है। एनीवे, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर मुझे कभी सपोज m अपॉन n इज इक्वल टू x अपॉन y, इनमें से ये डिनोमिनेटर्स हटाने हो मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई वाली कहानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। यू मे ऐड और सब्सट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी टू और फ्रॉम
both side of an equation to produce equivalent equation for any real number a, b and c। अगर आपके सामने a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, नो डाउट कि a एंड b दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो आप ये कह सकते हो कि आपने एक तीसरा नंबर ले लिया c प्लस a इज इक्वल टू c प्लस b, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहेगा क्योंकि आपने दोनों तरफ सेम नंबर प्लस किया है, दैट इज c। और आप अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी। आपने दोनों ही तरफ सेम नंबर माइनस किया है, तब भी आप कह सकते हो कि सेम चीज़ है। तो अब इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी, खासतौर से जो हमारा पीछे वाला एक पार्ट था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं एक और। देखिए, जब हम लोग एक्चुअली में हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं और कहीं पर ऐसा कुछ हो जाए कि सिस्टम के टोटल डाइल्यूशन पर असर पड़ जाए, तब हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी जो हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एसडीएस का सॉल्यूशन है 20% का, हमें 0.5% बनाना है और मुझे टोटल जो सॉल्यूशन करना है वो 1.5 ml में ऐड करना है। अगर मुझे 1.5 ml फाइनल कंसंट्रेशन तैयार करनी होती तो इतनी सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर मुझे 1.5 ml में ऐड करना है, तब जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ x ml, वो मेरी फाइनल वॉल्यूम को भी तो बढ़ाएगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में 1.5 ml है और उसमें मैं कोई चीज़ 1 ml ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो 1 ml है, अब ये ऐड करने के बाद में वो फाइनल वॉल्यूम 1.5 नहीं है, वो है 2.5। तो इसलिए जब कभी हमें फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर और वॉल्यूम ऐड करनी हो, तो हमें इस फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ता है ताकि डाइल्यूशन पे असर ना पड़े, वरना तो डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे इसको ऐड किया गया है ऊपर भी और नीचे भी। तो अब अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो लेट मी शो यू। बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, 20 को मल्टीप्लाई किया x से, 20x 100, और ये प्लस में है वैल्यू 1.5 और x। अगर 1.5 प्लस x को मुझे मल्टीप्लाई करना हो 100 के साथ में, तो 100 वुड बी मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इससे प्लस की वैल्यू देकर के मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये 150 प्लस 100x, ये वैल्यू है सच है। अब हमने क्या किया, वही वाली कहानी कि हम जो ये नीचे वाले फैक्टर्स अगर हम इससे उड़ाना चाहें तो हमने दोनों साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारे पास है 20x एक तरफ और दूसरी तरफ ये वैल्यू है। अब अगर मुझे इस 100 को कैंसिल आउट करना हो तो दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 100 और 20x मिला करके 20,000 बन गया और ये 75 प्लस x। ये सब काम इसलिए किए हैं ताकि जो नीचे वाली वैल्यूज थे उनको हम गायब करके हमने सिंपल इक्वेशन तैयार कर सकें। अब ये सिंपल इक्वेशन है। अब अगर हम लोग इस 50x को ट्रीट करना चाहें, हम बड़े आराम से बाहर ले जा करके दूसरी साइड में इसे माइनस कर सकते हैं, तो ये 1950x हो गया। 1950x इक्वल टू 75, या फिर x इज इक्वल टू 75 बाय 1950 सॉल्व करने पर ml में हमारे पास आंसर आया 0.03846 ml में, ये छोटा आंसर है। तो इसे हम चाहेंगे माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करना, तो हमने 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं, कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल किया और हमारे पास आंसर है 38.5 माइक्रोलीटर। ये एसडीएस तैयार हो गया। देखिए, एसडीएस का काम है प्रोटीन को डीनेचर करना, डिटर्जेंट है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसीलिए जब हम लोग एसडीएस पेज बना रहे होते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल तैयार कर रहे होते हैं, तो हम उसमें एसडीएस ऐड करते हैं और हम साथ में एसडीएस ऐड करते हैं सैंपल में भी, प्रोटीन सैंपल में। तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन चाहिए होती हैं और वहाँ पर ये मैटर करता है कि हमने कितने माइक्रोलीटर लिया है। ज़्यादा ले लोगे तो ख़राब हो जाएगा, कम लोगे तो काम नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को ढंग से पॉलिश मारना, ये आगे चल करके बड़ी हेल्प करेगा तुम्हारी चीज़ों को समझने में।
खासतौर से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को। अब यहाँ एक पहलू और भी है भाई, अगर हमने कोई हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें अवेलेबल हैं। इफ 38.5 microliter of 20 SSDS are added to 1.5 ml, the SDS concentration of that sample will be 0.5%, the final volume of 1.5385 ml। ये यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऐड क्यों करना पड़ा? देखिए होता क्या है, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एक प्रोटीन सॉल्यूशन है जिसको हमें स्टडी करना है। ये प्रोटीन सॉल्यूशन ऑलरेडी 1.5 ml का है। अब मुझे इसमें SDS ऐड करना है, इतना ऐड करना है कि फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 हो जाए, इसलिए मुझे वो जो भी मात्रा थी मुझे वो ऐड करनी पड़ी एक्स की वैल्यू। इफ़ देयर वर सम अदर कंपोनेंट इन दैट इनिशियल 1.5 ml, अब मान लो कि इस सॉल्यूशन में प्रोटीन के साथ में NaCl भी था या कुछ और चीज़ था, तो वो भी तो डाइल्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl प्रेजेंट था 0.2% कंसंट्रेशन में शुरुआत में 1.5 ml में, तो क्या ये ऐड करने के बाद अब भी 0.2% है? अब तो ये ऐसा नहीं होगा ना, वॉल्यूम बढ़ चुकी है। अब वॉल्यूम जो है वो ये है, नई वॉल्यूम 1.5385, और मैंने NaCl ऐड नहीं किया, तो जितना भी NaCl पहले 1.5 ml में 2% था, अब वो 1.5385 में 2%, 0.2% नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। Therefore 1.5 ml of 0.2% NaCl कंटेंट, अगर हम लोग बात करें कि 1.5 ml में NaCl था कितना, तो हमने निकाल लिया इतने ग्राम था। अब ये जो इतने ग्राम नमक था, अब ये 1.5 में नहीं है, अब ये 1.5385 में है। तो अब इन दो वॉल्यूम के साथ खेल करके आप ये लगा सकते हो कि अब एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितनी है। भाई पहले तो ये 0.003 ये 1.5 में था और तब थी 0.2%, लेकिन अब तो वॉल्यूम जो हो गई है वो 1.538 हो गई है, इसलिए अब सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो ये है, यानी कि अब NaCl की असली कंसंट्रेशन है 0.195%। इस बात का भी ध्यान रखना।